सियासत और पूरा मईशत का काम होता है कि आपकी खिदमत करे, अवाम के मफाद के फैसले लिया जाए। इस मुल्क के अवाम महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। 80 रुपए किलो मिलता है, चीनी 150 रुपए किलो मिलती है, जब घी का एक डब्बा किस्तों पे लेना पड़ता है। डीजल की कीमतें कितनी इमरान खान की हुकूमत में ऊपर गई, 75 साल में कभी नहीं गई। जिंदगी अजीरन हो गई है। गरीब आदमी अपने बच्चों को घरों में कत्ल कर देते हैं, उनकी भूख उनसे देखी नहीं जाती, उनको मौत आसान नजर आती है, जिंदगी उनके लिए मुश्किल हो जाती है। और आम आदमी इस वक्त महंगाई के पहाड़ तले कराह रहा है। डेफिसिट जो है वो दिन रात बढ़ रहा है और इनके कंट्रोल में नहीं है। ना ये डॉलर को कंट्रोल कर सके, ना ये महंगाई को कंट्रोल कर सके, ना ये गुर्बत को कंट्रोल कर सके, ना ये बेरोजगारी को कंट्रोल कर सके, ना ये महंगाई को कंट्रोल कर सके, ना ये खसारे को कंट्रोल कर सके। इनके बस में है क्या जनाब स्पीकर? मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा इनकॉम्पिटेंट, इससे ज्यादा लेथार्जिक, इससे ज्यादा मनहूस हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मुल्क की जो माशी और सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर प्रोग्राम के अंदर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो आपको मालूम होगा कि हुकूमत ने 10 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत जो है और बाकी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर इजाफा किया है। उसकी वजह ये बताते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है वो प्राइसेस में इजाफा हुआ है, लिहाजा हुकूमत जो है मजबूर थी कि उसको ये काम करना पड़ा। ताम पिछले एक साल के दौरान अगर हम जायज़ा लें, जब ये हुकूमत 10 अप्रैल 2022 को आई थी तो उस वक्त पेट्रोल 150 रुपये फ़ी लीटर था, डॉलर 182 का था और हमारी बाकी जो मसनूआत की कीमतें हैं वो भी ज़ाहिर है कि काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर कमी पाई जाती थी। हमारी जो रिज़र्व्स थे वो तकरीबन 10.2 अरब डॉलर या 11.2 अरब डॉलर जो है वो बताए जाते थे। आज जो सूरत हाल ये है कि रिज़र्व जो हैं वो 4.4 हैं। इसी तरह पेट्रोल जो है वो तकरीबन 283 का फ़ी लीटर है और डॉलर को अगर आप देखें तो ओपन मार्केट में तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो इंटर बैंक है वो 285 है। सियासी एतबार से एक अच्छी खबर ये सामने आ रही है कि जमात इस्लामी ने एक कोशिश की है कि PTI PMLN को जो है वो करीब लाया जाए और इस हवाले से बताया जा रहा है कि एक कमेटी जो है PTI ने भी तश्कील दे दी है, जिसमें एजाज चौधरी हैं, जिसमें मियाँ महमूद रशीद हैं और परवेज़ खटक शामिल हैं। और हुकूमत की जानिब से कोई कमेटी सामने नहीं आई है, ताहम आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का बताया जा रहा है कि ईद के बाद जो है वो की जा सकती है। ताहम फवाद चौधरी ने कहा है कि हुकूमत किसी सूरत भी संजीदा नहीं है मुज़ाकरात के अंदर, क्योंकि पकड़ दकड़ जो PTI के लोगों की हो रही है। अब अली जैदी को जो कराची से अरेस्ट किया गया, इससे पहले अली अमीन गंडापुर था, उससे पहले मुसलसल PTI के लोगों को अरेस्ट किया जा रहा था मुख्तलिफ औकात के अंदर। सो इस तनाजुर में उन्होंने ये बात की है। और तीसरा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टेट बैंक को ये डायरेक्टिव दी थी कि आप अब 21 अरब रुपये जो है वो ECP को फराम करें ताकि वो इलेक्शन का इनेकाद जो है वो करा सके। चूँकि हुकूमत जो है वो नाकाम हो चुकी, पैसे फराम करने के लिए हुकूमत ने बिल जो है वो लेकर गई इस मामले को कौमी असम्बली के अंदर और कौमी असम्बली ने ज़ाहिर है कि उसको मुस्तरद कर दिया। सो इस सूरत हाल के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट इस वक्त जो मसला है अवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो महंगाई का मसला है, जिसको मुख्तलिफ जो इश्यूज़ हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर हियरिंग है, इमरान खान साहब के जो बयानात हैं, हुकूमत के जो बयानात हैं, उसके अंदर पूरे अगर आप रमज़ान के अंदर देखें तो ये जो महंगाई का मामला था ये दबा रहा, ये बिल्कुल इसको दबा दिया गया था इंटेंशनली या अनइंटेंशनली मुल्क के अंदर। इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है राना एहसान साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के कोऑर्डिनेटर हैं। आप बहुत शुक्रिया राना एहसान साहब, आपने हमें टाइम दिया जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के मरकज़ी रहनुमा हैं। जनाब हसन खाबर साहब हैं, आप PTI के मरकज़ी रहनुमा हैं, फॉर्मर CM के आप एडवाइज़र भी रह चुके हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। हसन खाबर साहब और सायरा बानो साहिबा हैं, रुकन कौमी असम्बली GDA की आप मरकज़ी रहनुमा हैं, आपको भी मैडम खुश आमदीद कहते हैं। रान साहब, बात का आगाज़ आप ही से कर लेते हैं। प्रोग्राम से पहले भी मैं आपको यही कह रहा था कि आप एक बहुत डिसेंट पॉलिटिशियन हैं, PMLN की गवर्नमेंट का हिस्सा भी हैं
लेकिन मुश्किल सवालात जो है वो अनफॉर्चुनेटली चूंकि आप प्रोग्राम्स में हिस्सा लेते हैं तो आप ही से करना पड़ता है। ये मुझे बताएं कि क्या ये बहुत ही ज़रूरी था कि ईद से पहले आवाम को जो है वो ईदी दी जाए, 10 रुपये एक्स्ट्रा जो है दे हैव टू पे, बिकॉज अब ट्रैवलिंग जब लोग करेंगे पूरे मुल्क के अंदर ईद की छुट्टियों के दौरान अपने घरों में जाएंगे, अपने आबाई इलाकों में जाएंगे, तो दे हैव टू पे मोर टू द ट्रांसपोर्टर एज वेल। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पेट्रोल की प्राइसेस को हमें जो है वो सियासत से अलग करना होगा। पेट्रोल के ऊपर पहले से ही आपने एक पीडीएल का टारगेट था, आईएमएफ के मुआहदे के मुताबिक वो मुकम्मल हो चुका है। फिर पेट्रोल की जितनी भी प्राइसिंग है वो इंटरनेशनल प्राइसेस के ऊपर और एक्सचेंज रेट के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। और ये कि ईद वाकई आ रही थी, लेकिन हर जो है बाय मंथली प्राइस रिवीजन होनी होती है, तो ये एक ऑटोमेटिक अमल है जिसके अंदर जो एक्सचेंज रेट और जो आपकी परचेजेस होती हैं, 15 दिन का एक्सचेंज रेट की एवरेज और जो आपकी एलसीज खुलती हैं, तो जो जिस प्राइस पे वो खुलती हैं। लेकिन रान साहब, सॉरी टू कट यू, लेकिन पिछले चंद माह के दौरान तो पेट्रोल जो है वो काफ़ी इंटरनेशनल मार्केट में आपको पता है 79 तक, बल्कि 75 तक, 80 इसके करीब रहा है। और ये वो दौर भी था कि जब ये प्राइस होती थी डॉलर पर बैरल की, तो पाकिस्तान के अंदर 90-95 रुपीस पर लीटर बिकता रहा है ये ऑयल प्रोडक्ट्स जो है। वही साहब, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन 2-3 चीजें हुई हैं। एक तो रुपया डीवैल्यू हुआ है, उसका इम्पैक्ट जरूर आया है। दूसरा, आपको जिस तरह मैंने बताया कि जिस टाइम पे ये प्राइसेस गिर रही थी तब हम अपना पीडीएल बिल्डअप कर रहे थे, जो हमारा टारगेट आईएमएफ के साथ सेट था, तो वो बफर्स बना के ये अब वो बफर बन चुके हैं। वो पीडीएल का टारगेट भी जो आपने पर लीटर लेना है वो भी मुकम्मल हो चुका है। अब जो प्राइसिंग है वो टोटली डिपेंडेंट है एक्सचेंज रेट के ऊपर और आपकी क्रूड ऑयल की प्राइसेस के ऊपर। तो ये अब एक ऑटोमेटिक अमल है। मैं समझता हूं कि हमें जो पॉलिटिकल डिबेट है उससे पेट्रोल की प्राइस को मनफी कर देना चाहिए। बेशक हमारी हुकूमत चली भी जाए, कम से कम मैं इस हद तक जरूर कहूंगा कि मैं इस चीज के ऊपर किस डिबेट को मनफी करें? खाने पीने की चीजों की कीमतों को मनफी करें? आप बता देना, मतलब लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है। पेट्रोल पाकिस्तान से पेट्रोलियम निकल रहा होता जमीन से, पाकिस्तान की जमीन से, फिर तो इसके ऊपर हमारा कंट्रोल था। माजी में भी नहीं निकल रहा था। माजी में भी राना साहब 150 रुपए पीटीआई छोड़कर गई है, जिनको आप होनी चाहिए जी नहीं होनी चाहिए। अगर पहले हुई थी, हमने की थी, तब भी गलत थी, पीटीआई करेगी तब भी गलत है। पेट्रोल के ऊपर अवाम को क्या जवाब देंगे? अवाम को बताएं कि जी हम बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। ये तो मान ले फिर आप लोग कि साल जो हमने पिछले 4.25 साल इमरान खान के खिलाफ लगे रहे, वो हम सब जो है ना वो ठीक नहीं था। नहीं वही साहब, मैं ये कहूंगा कि हमने जो इकदाम किए वो अनपॉपुलर थे। बिजली महंगी करना, पेट्रोल महंगा करना, वो सारे इकदाम, सब्सिडीज उठा लेना किसी सेक्टर से, टेक्सटाइल सेक्टर से उठाई गई, तो ये सारे अनपॉपुलर फैसले थे। ना करते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। तो हमारे पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं थी। मुझे समझ नहीं आती कि आप लोग मतलब एक तो बुला के और आप एक वो कहते हैं ना मसनद पे बिठा देते हैं कि बहुत मतलब वो इस काबीना के एक जबरदस्त मेंबर को हमने बुलाया है, इनका ये और वो, जैसे मुसद्दिक मलिक साहब और खुरम दस्तगीर, खुदा जाने दोनों आपस में एका करके आते हैं कि हमने हर सवाल का जवाब है जो मुस्कुरा कर देना है और चिकने घड़े बनकर देना है। यानी कि पेट्रोल की डिबेट को हम इस सियासत से अलग कर दें, डॉलर को भी सियासत से अलग कर दें, महंगाई, अवाम, सबको सियासत से अलग कर दें और इनकी आपस की लड़ाई को सियासत में रहने दें। इनकी गालम गलोच को, इनकी जातियात को, इनके उस पर इल्जाम तराशी को, उसको हम सियासत में रहने दें। बाकी रही अवाम जाए भाड़ में, उनकी जो डायरेक्ट वो चीज़ें उनको अफेक्ट करती हैं वो हम सब सियासत से बाहर कर दें। ये कोई जवाब नहीं है। ये मुश्किल फैसले, कौन से मुश्किल फैसले और कौन सी मुसीबत और अजाब है कि जो इस हुकूमत और इस मसनद के साथ चिपक के बैठे हैं। नहीं काम हो रहा तो मत करें। मैंने अभी आपसे एक चीज शेयर की है, ये जो कह रहे हैं ना कि ये नहीं करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए, ये अगर दिख रहा हो स्क्रीन के ऊपर तो ये मुर्तजा जावेद अब्बासी ने बैनर उठाया हुआ है, उसके साथ ख्वाजा आसिफ सर झुका के खड़े, एहसन इकबाल है, पेट्रोल महंगा वजीर आजम चोर। मैंने तो 4 सालों में ये सीखा है इन लोगों से कि अगर कोई चीज महंगी होती है तो वो हुकूमत और वो वजीर आजम चोर होता है। और आपने जो प्रोग्राम के शुरू में कहा वो बिल्कुल कहा कि अब वो जो गरीब गुरबा मजदूरी करके पूरा साल ईद गुजारने जाते हैं, अब वो जो मनमाने किराए वसूल करेंगे ट्रांसपोर्टर्स और गाड़ियां, तो बस अपने घर की इस खुशी से भी महरूम रह गए कि जो ईद पर मिलने जाते थे वो भी नहीं जाएंगे।
और दुआएं ये समेटेंगे ये लोग। अब वही बात है कि वहां पर खाना काबा के गिर चक्कर लगाने से यहाँ पर लोगों को दिए हुए चक्कर तो माफ होंगे नहीं। कि कैसे हो सकता है कि वो हुक्मराने वक्त जो अशरा मुबशरा में थे कि जिनको जन्नत की नवीद मिल गई थी, वो भी डरते होते थे कि दरिया के किनारे कोई बकरी का बच्चा या कुत्ते का बच्चा मर गया तो उसकी पूछगछ मुझसे होगी। तो यहाँ पर लोग मर रहे हैं। और ये बेहिस्सी जो है ये क्यों है मैडम? ये बेहिस्सी क्यों पैदा हो गई है अब? बस आई एम सॉरी, फिर वो बात बहुत सख्त हो जाएगी। नहीं वो होता ना, हलाल लुकमा पेट में नहीं है तो फिर यही होगा। इससे और क्या कह सकते हैं? इतनी ढिठाई, लोग मर रहे हैं, ये हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, इनकी वो चीजें और बातें ही नहीं खत्म हो रही। इनका सारा कुछ पेट्रोल का वो आके वो वहां पर पीछे तरावी चल रही है और वो सर झुका के पेट्रोल की कीमत का बता रहे हैं। कोई एक आम आदमी ये ले सकता है 282 का? मुझे बताएं कोई जिसकी 20,000 रुपए तनख्वाह है, वो तो सफर से भी रहा। और इधर भी इन लोगों ने मेट्रो और वो पता नहीं किसके, उनके भी थोड़े चले। वो प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो लाहौर के चक्कर भी लगा रहे हैं, वो नए प्रोजेक्ट्स भी जो है वहां पे उनका मंसूबों का जो है वो जायजा भी ले रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। लोगों के पास खाने को नहीं है वो। जी जी, वो सेक्रेटरी पे हैरत हो रही थी, पढ़ लिख के गवाया, 22वें ग्रेड का सेक्रेटरी सर झुका के खड़ा, बोल ना सका कि सर 2 महीने में कोई लकड़ी का पुल है जो मैं बनाऊंगा। उस पुल से क्या होगा? उस पुल को पुल है, छाटेंगे लोग उसको। लकड़ी भी बहुत महंगी हो गई है, पुल कैसे बनाएंगे? मैं आता हूँ हसान खाबर साहब जी, अब क्या कहेंगे आप इस सूरत हाल में महंगाई के ऊपर? आप लोग जो हैं कोई मतलब ये सारे जितने जलसे जुलूस हैं वो सिर्फ इलेक्शन के ऊपर ही करेंगे या महंगाई पे भी कोई बात करेंगे आप लोग? तो मईशत तो देखे ना हुकूमत से नहीं चल रही, तो इलेक्शन ही उसका हल है। लेकिन मैं आपको जो राना एहसान अफजल साहब ने बात की ना कि सियासत में से पेट्रोल प्राइस डाल दें, आप मुझे बताएं ना कि अगर पेट्रोल प्राइस और महंगाई को निकाल देंगे तो अवाम के लिए क्या है सियासत में? कोई है चीज और जो अवाम के सामने पेश करें? अवाम अपने खाने पीने से गर्ज है, चलने फिरने से गर्ज है, गुर्बत जो आई हुई है उससे गर्ज है, नहीं जाल रहे। दूसरी बात ये है कि इसमें ना एक बात भी है, वो ये है कि जो सायरा साहिबा ने बात की ना कि 4 साल इन्होंने क्या सिखाया। ये 4 साल अपना बोया भी आगे आ रहा है ना। लोगों की एक्सपेक्टेशन बिल्ड की। जब 2 रुपए पेट्रोल बढ़ता था उस वक्त चाहिए था ना लोगों को एजुकेट करते, जी हम तो प्राइसेस ट्रांसफर करनी चाहिए, पास ऑन करनी चाहिए, पीडीएल क्या होता है। उस वक्त तो कहते थे हमें नींद नहीं आती रात की, शब खून मार दिया। राणा साहब ही करती थी ना, राणा साहब नहीं करते होंगे, इनकी पार्टी करती थी। इनको पता था हम भी प्राइसेस पास ऑन कर रहे थे, जेब में डाल के तो नहीं ले जा रहे थे। तो जब लोगों के साथ 4 साल झूठ बोले गए तो लोगों की पेशन तो आती है। हसान खाबर साहब, सॉरी टू से बट मुझे लगता ये है, सॉरी टू से बट अबाउट व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन लास्ट मे बी 3-4 गवर्नमेंट्स, यू नो, कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई माशी प्लान नहीं है। मतलब आप लोगों ने जिस तरह से 100 दिन में हम ये कर देंगे, 300 दिनों में हम ये कर देंगे, कुछ भी अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। किसी हुकूमत के पास बगैर IMF के, एवरी गवर्नमेंट हैज अ प्लान that whenever they will come into the power, first they will go to Washington and knock at the door of IMF. That's it. बात बड़ी अच्छी आपने बात आता हूँ। मैं जरा 1 मिनट पेट्रोल पे बात मुकम्मल कर लूँ। ये तो सियासी बात थी, मईशत की थी। देखिए मैं गलत बात नहीं करना चाहता, ये इस बात से तो मैं आपके सामने ये कहता हूँ कि ऑयल प्राइसेस में आपने जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं ऊपर नीचे होंगी, आपने सॉन करनी है। पीडीएल की हद तक भी ये चले आर्गुमेंट मान लेते हैं कि पीडीएल करनी है, लेकिन जो इन्होंने डॉलर के साथ हाल किया, जो रुपए का हाल किया है, वो तो अपना किया था रहा है ना। वो तो डॉक्टर साहब अगर आके सुपरमैन ना बन कहते कि जी मैं डॉलर को नीचे लाऊंगा और ये इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन और ये सारा लगाते और ये जो डबल रेट चल रहे थे, ये इसमें से तकरीबन 100 रुपए तो डॉक्टर साहब की जिम्मे। मुझे बताइए ना, आज ये प्राइसेस भी पास ऑन करते, पीडीएल भी 50 रुपए लगाते, रुपए का ये कत्लेआम ना किया होता तो आज पेट्रोल की कीमतें यहाँ होती। तो ये जिम्मेदारी तो उठानी ना, लोगों को पीडीएल और इंटरनेशनल प्राइसेस के पीछे तो नहीं लगा सकते। क्विकली एक शॉर्ट ब्रेक नाज़रीन लेते हैं, वापस आके थोड़ा सा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से कि क्या उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए जो है वो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन और हुक्म के ऊपर दे सकती है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। जी रान साहब, स्टेट बैंक जो है वो ज़ाहिर एक रियासती इदारा है,
जब गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है, नेशनल असेंबली ने इनकार कर दिया, स्टेट बैंक कहाँ से देगा? वो तो जाहिर है कि बैंकों के अंदर जो हैं वो या इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं या हुकूमतों के अकाउंट्स होते हैं, तो हुकूमत की इजाज़त के बगैर स्टेट बैंक दे सकता है पैसे? देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज क्लैरिफाई कर दूं कि मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा था कि आप महंगाई को भी सियासत से बाहर निकाल लें। देखें, पेट्रोल इंपोर्टेड है, पाकिस्तान में बनता होता तो जरूर उस पर हुकूमत कोई कंट्रोल कर सकती। जो चीज इंपोर्टेड होती है उस पर आपका कंट्रोल नहीं होता। और जो सियासत हुई पेट्रोल के ऊपर, अगर हमारे दौर जब इनकी हुकूमत थी हमने भी की, इससे पहले भी शुरू हो गई थी। या आपको याद होगा असद उमर की वो तकरीर के 50 रुपए टैक्स ले रहे हैं और फलाना ढमकाना, ये तब से मामला शुरू हुए थे। इन्होंने पेट्रोल प्राइसेस पे सियासत शुरू की और फिर हमने उसको कंटिन्यू किया और आज तक वो कंटिन्यू हो रही है। नहीं होनी चाहिए। मेरा आज भी ये मौक़िफ़ है कि पेट्रोल के ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर जो इंपोर्टेड होती हैं, आप सियासत ना करें तो बेहतर है। ये मुल्क की मईशत के लिए बेहतर होगा। बाकी महंगाई पे ज़रूर बात होनी चाहिए और वो सियासी एक पहलू है और उसके अंदर हुकूमत का बहुत बड़ा रोल है। उसके ऊपर ज़रूर बात होनी चाहिए, उन चीज़ों के ऊपर जो पाकिस्तान में बनती है और जिनको कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए, जो स्टेट बैंक की आपने बात की, वो एक चीज होती है ट्राइकोटमी ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर होती है, जिसमें जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अपना अपना रोल अदा करते हैं। मैं समझता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट ने रोल जो है वो लेजिस्लेटिव का भी ले लिया है, एग्जीक्यूटिव का भी ले लिया है। और अगर कोई कह ले कानून था तो वो तो खत्म हो गया, क्योंकि स्टेट बैंक के पास तो कोई अकाउंट नहीं है, कोई अकाउंट होता ही नहीं है कि जिधर से वो अपना डायरेक्ट फंडिंग कर सके हेल्थ डिपार्टमेंट को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को। वो तो एक गवर्नमेंट के लिए पैसे होल्ड रखता है। और ये IMF के साथ जो आपका मुआहदा हुआ उसमें आपने इसको ऑटोनॉमी दे दी, तो वो ऑटोनॉमी भी आप उसको भी बाईपास कर रहे हैं। और आप जो चीज कह रहे हैं कि जो जिस तरह उस वर्डिक्ट में लिखा हुआ है कि आप स्टेट बैंक पैसे देगा वफाक को, फिर वहां से जाएगा ECP को और बाद में पार्लियामेंट अप्रूवल दे देगा। यानी कि कैसे स्टेट बैंक डायरेक्ट कर सकता है कि पार्लियामेंट जो है वो अप्रूवल दे दे? ये तो पार्लियामेंट की मर्जी है कि वो अप्रूवल देना। So this is not possible। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पॉसिबल नहीं है? ये जाहिर है कि ये मुश्किल काम है। पहली बात तो ये स्टेट बैंक के पास पैसे है ही नहीं कि वो ECP को दे। वो वायलेट करेगा कानून को, लॉ को। लेकिन क्योंकि यहाँ एक जुडिशियल मार्शल लॉ लगा हुआ है तो मुझे नहीं पता अब क्या होता है, कोई भी गेस नहीं कर सकता कि क्या हो सकता है। तो देखते हैं कि ये जुडिशियल मार्शल लॉ जो है, ये इसको आप लोग किसी और में कन्वर्ट होता हुआ देख रहे हैं, किसी और मार्शल लॉ के अंदर? नहीं, मेरे ख्याल से अभी तो जुडिशियल मार्शल लॉ ही चल रहा है अभी, और मार्शल लॉ के तो हालात मुझे नहीं लग रहे अभी। तो ये जो विद इन सुप्रीम कोर्ट जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जो कि एक मजाक बन चुका है पूरी दुनिया के अंदर। सायरा साहब जो बात रान साहब कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी का तो अपना उनका है ही एक रोल, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है उसका भी रोल ले लिया है। क्या कहेंगे आप? जी, पहले तो इनके इसका पेट्रोल वाले पे एक चीज अटक गई है तो वो उसका जवाब दे दूं। तो उन्होंने कहा था कि इसके ऊपर सियासत ना करें तो फिर अपना काम सही तरीके से कर लें। जो ईरान से स्मगलिंग शुदा तेल आ रहा है उसको आप चेक कर लें कि वो कौन लेकर आ रहा है और वो किसकी इजाजत से आ रहा है और उस पर फायदा कौन ले रहा है। और हम लोग 50 रुपए लीटर वाला ईरानी तेल हम 282 में लेने पे यहाँ पर मजबूर है। दूसरा, ये सुप्रीम कोर्ट को इन लोगों ने इतना मुतनाज़ बना दिया है। अच्छा मैडम, ये बता दें कि ये ईरानी एक सेकंड, सॉरी, ईरानी पेट्रोल जो है उसका फायदा कौन ले रहा है? आप बता दें काइंडली। आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, अवाम की। तो वहां पर चेक पोस्ट बनी हुई है, अभी जो फेंसेस लगी हुई है, जो चेक पोस्ट बनी हुई है, वहां पे चिड़िया पर मार के नहीं जा सकती। गवादर का आम शहरी है, बलोचिस्तान का आम शहरी, चले वो चिड़िया पर नहीं मारती, पूरे शेर अंदर आ रहे हैं, तो उनको उसका फायदा किसको हो रहा है? यही मैं पूछना चाह रहा हूँ। सोशल मीडिया देख रहे हैं, मैं गवादर गई हूँ, आप यकीन नहीं करें, आफ्टर 30 मिनट पूरे सब हम लोगों ने अपना शनाख्ती कार्ड पूरे रास्ते हाथ में रखा हुआ था और उसको वो दिखा रहे थे बार बार। तो जब मैं यहाँ पर पाकिस्तान की शहरी, और मजे की बात है मैं उस वक्त ओथ ले चुकी थी और उसे क्या कहते हैं MNA थी, जगह जगह हम लोग अपना शनाख्ती कार्ड दिखाते हुए जा रहे थे। तो ये धड़ल्ले से जो तेल आ रहे हैं यहाँ पर, ये किसकी मर्जी से आ रहे हैं, किसकी एमा से आ रहे हैं, कौन डेली का लाखों करोड़ों कमा रहे हैं? ये आज का नहीं, हमारे कराची हब तक तो बहुत पहले तक आता था। अब तो पहले एक आधी वीडियो आती थी, अब वो खुलेआम आ रही है। इनकी नाक से सब कुछ हो रहा है। इलेक्शन होने दे ताकि आप भी पीपल्स पार्टी और JUI के दबाव से निकले कि अच्छी वजारतें उन्होंने ले ली है। चुप सर नीचे करके वो कह रहे हैं ना कि खाने का अदब, वो कहते हैं कि हुक्मरानों को ही आता है,
इल्जाम नून वालों के सर पे आ रहा है, तो इनको थोड़ा सा होश के नाखून लेने चाहिए। बाकी रही है कि सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत कर रही है, पार्लिमान कर रही है, ये सब गेम है। मेरे अल्फाज को समझिएगा। कुछ लोग इस इलाके से ताल्लुक रखते हैं जहां पर कुत्तों की लड़ाई बहुत होती है। कुत्तों के लड़ाने का शौक था, उन्होंने इन लोगों को लड़ा कर पूरा कर लिया। शायद ह्यूमन राइट्स वालों ने, वो क्या कहते हैं, एनिमल राइट्स वालों ने कुत्तों की लड़ाई पे पाबंदी लगाई हुई थी और इन्होंने यहाँ पर इन सियासतदानों को लड़ा दिया। बाद में सोचिएगा कि किस इलाके में कुत्ते लड़ाए जाते हैं। दूसरा ये कि अगर ये वो कर रहे थे, इस्तीफा दे रहे थे 2 सूबाई असेंबली में से, तो ये सब जितने भी हमारे मुख्तदर इदारे हैं उसमें एस्टेब्लिशमेंट भी है, उसमें अदलिया भी है, उसमें ये सो कॉल्ड सियासतदान, लीडर नहीं बोलूंगी इनमें से लीडर कोई नहीं है, यही सियासतदान गली मोहल्ले की। आप अपने आप को भी ऐसा ही कह रही हैं, सो कॉल्ड सियासतदान, मतलब यू आर पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। मैं तो देखिए जी, अब आपको भी पता है कि वहां पर तो बस वो कह रहे हैं ना कि बस ऐसे ही कुछ लोग वो कहते हैं ना कि उस फ्लो, पानी के फ्लो के साथ आ गए। बट इस किस्म का सियासत से अल्हम्दुलिल्लाह कोई ताल्लुक नहीं है। जिस किस्म की वहां पर बैठे हुए एक दूसरे की जातियात, घरों तक पहुंच के गालम गलोच, झूठ बोलना, अल्लाह के 99 नाम, अल्लाह के 99 नाम, आप सारी बातें छोड़े। आपके मीडिया में जो सीना को भी करते थे, जो सीना अपना पीटते थे, जो संडे बाजार भी जाते थे और जो शेर व शायरी भी करते थे कि 10 रुपए पेट्रोल गिराना नहीं है, पैगाम उनको दे दीजिएगा, अब आपने शर्माना नहीं है, अब आपने शर्माना नहीं है और आवाम के सामने भी नहीं आना। मतलब ये सारा क्या है? अब आप सियासतदानों की बात कर रहे हैं ना, तो उस वक्त सब ये मिल बैठ के नहीं बैठ सकते थे कि अगर ये 2 असेंबली डिसॉल्व हुई तो 90 दिन के अंदर ये करवाना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कानून नहीं है, चलो सुप्रीम कोर्ट ने कानून अपने हाथ में लिए, आपने तो आइन खत्म करवा दिया, आपने तो 50वीं सालगिरह पे उसमें फातिहा खानी करवा दी, आपने 2 बंदों को आपने मुतनाज़ा बना दिया, तो भी चीफ जस्टिस काजी फाइज़ को अपने साथ बिठा लिया कि आज जो हमारे साथ बैठ जाओ। और जो परसों सिक्योरिटी उसकी मीटिंग हुई थी, बस अब आपने छोड़ दें। बाकी ये कि पैसे वैसे ये यूं करके 90 दिन के अंदर इलेक्शन क्यों नहीं हो सकता? जब आइन में लिखा हुआ है तो फिर आइन की किताब ठीक हो गया जी। आसान खबर पान वाले को देते ताकि वो पान लगा दे, और जिसकी लाठी उसकी भैंस, एक सफा रखे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इख्तिदार से चिपटे हुए इनका जाने को दिल ही नहीं कर रहा, इनका जाने का दिल नहीं कर रहा, इनका जाने का किसी का भी दिल नहीं करता। जो गए हैं वो भी जो है ना, वो कह रहे हैं कि हम कब वापस आएंगे। खान साहब जो हैं वो कब चाहते हैं कि मैं डायरी उठा के कब वापस आऊंगा। बहरहाल एहसान खाबर साहब, आप मुझे ये बताएं कि ये एपीसी वगैरह जो है 3 जो पत्तू रखे हुए ना, अब क्या अगर मैं आ गई और अगर खान साहब की हुकूमत आ गई तो फिर देखिएगा फिर मैं भी क्या करती हूँ। अगर ये वापस वही लोग काबीना में आए, खुशामदी दरबारी और इस किस्म के फैसले करने वाले, यहाँ पर सिर्फ हम लोगों को भाषण किया, उन्होंने भी कुछ नहीं है। खान साहब बहुत अच्छे हैं, मैं खान साहब को पीटीआई नहीं समझती। इमरान खान एक सोच है, इमरान खान है। जो बाकी जो लोग पीटीआई में इन्होंने आसे पासे तेरा मेरा गंद इकट्ठा कर कर एक पार्टी बनाई है, मैं उसको मानती ही नहीं। और अगर ये आने के बाद ये हरकतें भी की तो आवाम को तो आप वैसे जगा चुके हैं, अब वो कहते हैं ना रुख इन लोगों की तरफ भी मुड़ सकता है। तो बहुत सोच समझ के इक़्तिदार लेना है अभी इस दफा। अगर मिल गया वो लगता तो नहीं है, वैसे हालात जो हैं वो काफ़ी गंभीर हैं। मैं मुझे आसान साहब की इजाज़त दें, एक और शॉर्ट ब्रेक क्विकली ले लेते हैं, वापस आके आपको पूरा टाइम देंगे सो डैट यू कैन गिव योर पार्टीज पॉइंट ऑफ व्यू। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। एहसान खाबर साहब, वही साहब, ये जो इलेक्शन के फंड्स की मामला है ना, इस पे आपने जरा मुझे 2 मिनट देने, मैं आपको समझा के और आपके तवज्जुह से अवाम को समझाएं। जी प्लीज। देखें, बिल्कुल राना साहब ने ये बात की, ट्राइकोटोमी ऑफ पावर के अंदर जो आइन को बनाने वाले थे उन्होंने एक प्रोविजन रखी। उनको पता था कि यहाँ पे हर शख्स आएगा पार्लियामेंट में, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे बड़े वज़ीरदार लोग आए और ये कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने कुछ खर्चा जो था उसको क्लासिफाई कर दिया कि इसके ऊपर वोट नहीं करेगी पार्लियामेंट, इसके ऊपर वोट नहीं करेगी। इलेक्शन का जो खर्चा है उसके ऊपर, सुप्रीम कोर्ट का जो खर्चा है, बाकी चीजें, इसको कहा है चार्ज एक्सपेंडिचर, इसके ऊपर वोट नहीं होता। आर्टिकल 81 इसके अंदर है।
फिर आइन साजों ने ये कहा कि इसके अलावा भी अगर सुप्रीम कोर्ट समझे कि कोई ऐसा खर्चा जरूरी है जिसपे पार्लियामेंट का वोट ना हो और वो चार्ज हो, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है। इस ये आर्टिकल 81D के अंदर लिखा हुआ। उसके बाद आइन ने कि अगर कोई ऐसा खर्चा हो जिसपे पार्लियामेंट ने वोट ना भी किया हो और करना पड़ जाए तो कर दें। आर्टिकल 84 में लिखा है साल के आखिर में प्रेजेंट कर बता दीजिएगा कि ये मजबूरी थी। हर साल वो एक बजट जो है पिछले साल का प्रेजेंट होता है। तो ये सारी जो बात है ना, ये झूठ है कि जी ये पार्लियामेंट करना है नहीं करना, ये स्मोक स्क्रीन क्रिएट की जा रही है। 6000 अरब का साल का फिस्कल डेफिसिट है, ये कह रहे हैं 20 अरब नहीं है। वफाकी हुकूमतें जो हैं साल में 20,000 अरब खर्च करती हैं, ये कह रहे हैं नहीं है। चलें अब देखें, अब आसान साहब जी बिल्कुल आपकी बात देखें। लेट अस कट द स्टोरी शॉर्ट। दिस गवर्नमेंट डजंट वांट इलेक्शन, सिंपल इज दिस। अभी नहीं चाहते। जैसे जरदारी साहब ने एक इंटरव्यू में कहा ना कि टाइमिंग इलेक्शन की जो है उस पे तनाजा है, इलेक्शन पे तो तनाजा है ही नहीं है। अब इशू ये है कि ये इलेक्शन नहीं करवाना चाह रहे। एपीसी के अंदर आप लोग क्या मौकफ लेके जाएंगे? मतलब सिराजुल हक साहब से इमरान खान साहब ने क्या बात की होगी कि मतलब अब ठीक है हम बात करने के लिए तैयार हैं इनके साथ, वो तो यही कहेंगे। आप लोग तो यही कहते हैं ना इलेक्शन करवाएं, वो तो इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहते। बात क्या करेंगे? देखिए मैं आपको बताता हूँ बात जी, हमारा मौकफ तो बड़ा वाज़ेह है और तय है कि हम इस पे बात करने को तैयार हैं। लेकिन बात तो तब होगी ना जब आप आइन को मानेंगे, पाकिस्तान को मानेंगे, आइन को मानेंगे, फिर ही आगे बात चलेगी ना। आप ये कहेंगे कि इस किताब में जो लिखा है इसको तो मैं मानता ही नहीं हूँ, फिर तो रूल्स ऑफ द गेम नहीं। लेकिन इन्होंने कहा है कि लिख दें जिसकी लाठी। आपके जो फॉर्मर स्पीकर हैं वो ये कहते हैं जी कि वन टाइम अमेंडमेंट कुड बी पॉसिबल। अगर ये हमारे साथ बैठ जाते हैं तो हम आइन के अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं। जी हाँ, तो ये इसका मतलब है कि यू आर फ्लेक्सिबल, यू आर नॉट स्टैटिक ऑन दिस इशू कि जी अभी के भी आपने 90 डेज तो वैसे भी खत्म हो चुके हैं। अब इशू ये है कि आप लोग फ्लेक्सिबल हैं, तो इट मींस कि यू कैन गो फॉर अ टॉक्स विद द गवर्नमेंट ऑन दीज इश्यूज कि ठीक है जी आप अक्टूबर के बजाय थोड़ा सा पीछे आ जाए, हम आगे चले जाते हैं, सो दैट वी कैन होल्ड इलेक्शंस यूनानिमसली, नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली सारे इकट्ठे कर लें। थियोरेटिकली तो बिल्कुल पॉसिबल है कि सारी जमातें कौमी असेंबली और सेनेट में वन टाइम अमेंडमेंट ले आए कि जी इस दफा हम इलेक्शन इकट्ठे और ये आगे कर रहे हैं, ये बिल्कुल पॉसिबल। लेकिन पहली बात ये है कि ये तो हुकूमत प्रपोज करेगी ना, और दूसरी बात ये है माहौल जो आपने आज कहा, फवाद साहब ने जो बात की जिसका आप हवाला दे रहे थे, तो माहौल साज लाना पड़ता है ना। आप अली जैदी को पीटीआई के दफ्तर से घसीटते हुए लेके जा रहे हैं, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर है, और आप ये कह रहे हैं कि जी ये बातचीत होगी। बातचीत का माहौल नजर रहा, अच्छी बात है, जमात इस्लामी कोशिश कर रही है, लेकिन ये एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आप उठा के देख लेना टीवी, लोग ठीक हो गया, ठीक हो। राना साहब से आप पूछ ले। राना साहब ये पकड़ दकड़, ये मतलब जो बज़ाहिर जो डिबेट इस वक्त चल रही वो ये है कि अगर लेट अस से कि इलेक्शन में हमें ये जो इलेक्शन है सुप्रीम कोर्ट जो कह रही है कि जी इसको करवाएं, चले भी जाते हैं, तो पीटीआई को इतना वीक कर दिया जाए किसी भी एतबार से कि वो फिर खुल के अपनी कैंपेन भी ना कर सके और लोगों को भी डराया धमकाया जाए। एंड दिस इज व्हाट पाकिस्तान की तारीख जो है, सियासत जो है, सियासी तारीख भरी हुई है इस किस्म के हथकंडों से। आपके खिलाफ भी होता रहा पीटीआई के ज़माने के अंदर। तो आप लोग फिर क्या करना चाह रहे हैं? मुज़ाकरात फिर किस बेस पे करेंगे पीटीआई के साथ? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कोई इस तरह का प्लान है कि हम इस पीटीआई को वीक कर दें या इसको जो है वो इस काबिल ना छोड़ें। नहीं, इमरान खान कहते हैं लंदन प्लान के जरिए ये हो रहा है। ये नवाज शरीफ साहब को ये गारंटीज दी गई हैं कि पीटीआई को हम बिल्कुल स्मैश कर देंगे। नहीं, देखिए आप देखें ना, वो तोशा खाना केस पे कोई प्रोग्रेस है, ना वो ममनुआ फंडिंग केस पे कोई प्रोग्रेस है, ना वो जो इनकी वो बेटी वाला केस है उस पर प्रोग्रेस है। तो यहाँ कोर्ट्स तो जो है वो तो बड़ा, अभी तो कोर्ट्स को सिर्फ ये है कि इलेक्शन किसी तरीके से हो जाए, और तो किसी चीज के ऊपर इतना ध्यान नहीं मेरे ख्याल से कोर्ट्स। तो आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट्स इनको कन्विक्ट करें तब आप लोग आगे बढ़ेंगे? नहीं, हम तो देखें, हम तो अगस्त में फारिग हो रहे हैं, अगस्त में हमारा टेन्योर खत्म हो रहा है, उससे आगे तो हमारा कोई आईनी तरीके से कोई तरीका नहीं है कि टेन्योर बढ़ सके। तो अगस्त के अंदर हमारा टेन्योर खत्म हो जाएगा और फिर इलेक्शंस होने ही है। इलेक्शन से कोई भी नहीं भाग सकता। बात सिर्फ ये है कि इलेक्शन इकट्ठे हो जाएं और नहीं, लेकिन ये सुबाई इलेक्शन जो नहीं हो रहे, क्या ये आइन की वायलेशन आप लोग नहीं कर रहे?
नहीं देखें, आइन के अंदर तो स्पेस है, आइन के अंदर अच्छा, 90 डेज तो का आप उस लिखा हुआ है, स्पेस तो को ले आइन रहे के हैं अंदर- यानी? नहीं देखें, आइन के अंदर अगर 90 दिन का लिखा हुआ है तो आइन के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि ईसीपी ने फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराने हैं। तो वो भी एक आईनी जिम्मेदारी है ईसीपी की। उसके बाद आर्टिकल 254 भी है। वैसे भी जो 90 दिन का कानून है वो क्या केपीके पे लागू नहीं होता, वो सिर्फ पंजाब पे ही लागू होता है। और दोनों सूबों की जो टाइमलाइन है वो ठीक है, expire हो चुकी है। टाइम बहुत कम है। मैं साहिरा साहब, आप फाइनल कमेंट प्लीज आप मुझे ये बता दें कि इस वक्त जो माहौल है, हमारे जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसका हवाला भी आप इनडायरेक्टली दे रही थी, ब्रीफिंग भी हुई है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, तो इस सारे माहौल में आप मुल्क की जो सियासत है किधर जाती हुई? जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें कोई नो गो एरिया नहीं है। मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैं रिप्रेजेंट करती हूँ। मेरे शदादपुर का अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 3 हलके हैं। मैं उन सबकी आवाज पहुंचाती हूँ कि हमें इलेक्शन चाहिए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इलेक्शन का बोल रही है। ये कौन सी बात होगी? पाकिस्तान 2 कौमी क्या कहते हैं नजरिए के तहत बना था, लेकिन उसके बाद से कौन है वो? मुझे तो जस्टिस मुनीर, मैंने तो शायद गूगल में से सर्च किया था, शक्ल नजर आ जाए कि जो नजरिया जरूरत उन्होंने शुरू किया था अभी तक आगे। और ये पार्टीज अब किस चीज पर बैठेंगी? बैठना था तो उस वक्त बैठना था जिस वक्त ये लोग कह रहे थे कि हम अपनी सूबाई असेंबली का इस्तीफा देंगे। अब जब इस्तीफा भी दे दिया, अब क्या मिल बांट कर खाने के लिए ये बैठेंगे कि 10 करोड़ में से 6 मैं खा लांगे तो 4 तू खा ले? अब किस लिए बैठेंगे? एक आइन टूटना था, तोड़ दिया, अब उसमें सुकुम तलाश कर रहे हैं। सुकुम तो वैसे वो भी है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का रूल तो है हमारे आइन में, और जब कोई वोट देता है, वोट देने के बाद वो डिस्क्वालीफाई भी हो जाता है। तो सारी चीजें देखने की जरूरत है। बाकी ये कि आपकी जो एक बात सब बातों पे भारी है कि इस मुल्क में अवाम के साथ तो कम से कम कोई सिंसियर नहीं है। और बाकी जो एक 90 दिन वाला टूट गया सो टूट गया। अब जून में करवाएं, अक्टूबर में करवाएं या ना करवाएं, मुआशी इमरजेंसी लगवाएं, किसी को कुछ भी कर दें, कोई फायदा नहीं। बैठे रहे, हम तो वैसे मर रहे हैं कि वो है ना कि सितम की आग में पिसते रहे अवाम, मगर जहां पना हमेशा जहां पना रहे। बहुत शुक्रिया साहिरा बानो साहिबा, GDA की आप सीनियर रहनुमा हैं, रुकन कौमी असम्बली, राना एहसान साहब कोऑर्डिनेटर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और एहसान खावर साहब PTI के मर्कज़ी रहनुमा। तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। वहीद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।